friends, you all are welcome in our YouTube channel Legal Nature। आज हम करेंगे सेक्शन 9 जो कि सीपीसी से है। दोस्तों बेसिकली सेक्शन 9 बात करता है सिविल नेचर, सिविल प्रकृति, सिविल के जो वाद हैं, लेकिन इसका जो बेस समझने के लिए हर व्यक्ति को, एक नॉर्मल व्यक्ति को पता है कि सिविल प्रकृति के वाद कौन से हैं। जिसने लॉ नहीं भी पढ़ा ना वो भी जानता है, बट हम लॉ के स्टूडेंट हैं तो हमें एग्जैक्टली लिखना क्या है एग्जाम में, क्योंकि सिविल प्रकृति के बाद में सिर्फ ये नहीं लिखेंगे कि जी जिसमें हम अपने सिविल अधिकारों की मांग करते हैं वो सिर्फ इतने लिखने से काम नहीं चलेगा। अब सिविल प्रकृति के वाद को याद करके चले जाएं वो भी एक मेंटेनेबल नहीं है उसमें। तो हमें लिखना क्या है, पहले लिखने से पहले हम उसके बेस को जान लेते हैं कि एग्जैक्टली जो बेस है वो क्या है, क्योंकि बेस के साथ ही इसका पूरा स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। देखिए लॉ में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना हो, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करें, वो डिपेंड करता है उसके बेस और स्ट्रक्चर पे, क्योंकि बेस जो उसकी नींव है उसका स्ट्रक्चर, पहले नींव को जान लेंगे तो स्ट्रक्चर को उसके बाद ही जानने में मजा आएगा। तो दोस्तों हम अब स्टार्ट करेंगे सेक्शन 9। देखिए बेसिकली जो बेयर में लिखा हुआ है वो स्पष्ट रूप से एक डेफिनेशन लिखी हुई ऊपर छोटी सी, फिर एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं दो, बस इतना लिखा हुआ। लेकिन एग्जाम में तो हमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है, केस लॉ भी लिखने पड़ते हैं। तो हम बात करेंगे कि न्यायालय को दीवानी प्रकृति के, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये है दीवानी प्रकृति। न्यायालय को दीवानी प्रकृति के सभी सिविल वादों का विचार करने की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है। बहुत इजी है, सबको पता है कि जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं उनको सिविल वादों का यानी सिविल सूट का ट्रायल करने की ज्यूरिसडिक्शन है, क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है। ठीक है, अब उसमें ही एक और चीज एड ऑन की हुई है जो कि सिवाय उन वादों के, भाई दीवानी न्यायालय को क्षेत्राधिकारिता तो प्राप्त है सिविल वादों का विचार करने के लिए, पर उसमें कंटेंट और दिया है छोटा सा कि सिवाय उन वादों के जिनका संज्ञान, जैसा कि बेरेट में भी लिखा हुआ है कि जिनका संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है। अब ये अभिव्यक्त और विवक्षित क्या है, पहले मैं अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो अभिव्यक्त के क्लियरली मतलब है एक्सप्रेसली, जो एक्सप्रेस करा गया हो, जिसके एक्सप्रेशन से हम समझते हो। तो फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि यदि पार्लियामेंट में कोई लॉ बना है, जिस प्रकार से दिया हुआ है कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया कि कोर्ट ए के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, भाई सिवाय वादे के जिनका संज्ञान अभिव्यक्त विकसित रूप से वर्जित है। यानी अभिव्यक्त से मतलब है कि मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, अब लॉ बनाकर पार्लियामेंट ने कह दिया कि भाई फला फला कोर्ट को इस केस का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं, इसे ले ही नहीं सकते, इसे क्षेत्राधिकार है। तो क्या हुआ, ये एक्सप्रेसली बाहर कर दिया गया उसने, ये एक तरह से प्रतिबंधित कर दिया, बाधित है कि हाँ इसे कर ही नहीं सकता। ये तो हुई हमारी सेक्शन 9 की पहली डेफिनेशन। एक्सप्लेनेशन में लिखता है ऐसा वाद जो पद संबंधी या संपत्ति संबंधी ऐसा अधिकार जो धार्मिक कृत्यों कर्मों से संबंधित है, प्रश्नों पर पूर्ण रूप से आधारित है। मींस पद संबंधी और संपत्ति संबंधी। देखिए पहली बात तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, क्षेत्राधिकारिता ज्यूरिसडिक्शन, ये हमारे बहुत काम आने वाली है। इसके बाद हमने बात की पद संबंधी। नाउ दिस इज संपत्ति, प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। संबंधी वाद, ऐसा वाद जिसमें पद संबंधी और संपत्ति संबंधी, तो वो पद संबंधी संपत्ति संबंधी कुछ भी हो सकता है, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी भी प्रकार का ऑफिस का पद हो सकता है। इस ऑफिस के पद के बारे में एक्सप्रेशन 2 में दिया हुआ है कि ऐसे पद के लिए कोई फीस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और ऐसे पद की किसी विशेष स्थान से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है,
इसके कोई मायने नहीं है। यदि वो किसी पद से संबंधित है, चाहे मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, चाहे उसका मठ का मठाधीश हूँ, क्योंकि मैं कस्टम के थ्रू मठ का मठाधीश बनता हूँ। किसी भी अगर मान लीजिए कोई धर्म से जुड़ा हुआ भी कोई पद है ना, उसके लिए, बट उसमें एड ऑन होना चाहिए कि वो कस्टमरी मायने से चलता आ रहा हो। दूसरी बात हम बात करेंगे, ऐसे अधिकार धार्मिक कृत्यों कर्मों संबंधी प्रश्नों पर पूर्ण रूप से आधारित हो। धार्मिक कृत्यों या धार्मिक कर्मों पर संबंधी हो, उनका उनसे संबंध हो, तो उनके प्रश्न का पूर्ण रूप से आधारित, पूर्ण रूप से धर्म के कृत्यों पर, कार्यों पर और कर्मों पर आधारित हो। ऐसे वाद भी सिविल प्रकृति के वाद है। लेकिन हमने ये तो क्लियर कर दिया, क्षेत्राधिकार से शुरू करेंगे हम, जिसमें हमने कहा था कि भाई सभी न्यायालय को, सभी दीवानी प्रकृति के न्यायालय को सभी सिविल वादों का विचार करने की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है। लेकिन उस क्षेत्राधिकार का तात्पर्य क्या है, क्या मकसद है उसका? पहली, आर्थिक क्षेत्राधिकारिता। क्या, जैसा मैंने लिखा हुआ है हम लिख देते हैं, पहली आर्थिक क्षेत्राधिकारिता, दूसरी विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकारिता, तीसरी है अपीलीय या आरंभिक क्षेत्राधिकारिता, और फौरी क्षेत्राधिकारिता। चार क्षेत्राधिकारिता लिखी है दोस्तों ने, आर्थिक, विषय वस्तु संबंधी, अपीलीय, आरंभिक और स्थानीय। अब इनका क्या तात्पर्य है? आर्थिक से मतलब तो कि किस कोर्ट को कितने रकम तक के मामले को सुनने का ज्यूरिसडिक्शन है। जैसे सिविल जज जूनियर डिवीजन, उसको पहले 25,000 था। अब बात करते हैं विषय वस्तु संबंधी, किसी भी विषय वस्तु को लेके, थिंग्स को लेके, उसको इस चीज की को लेके सुनने की क्षेत्राधिकारिता है या है नहीं। अपीलीय और आरंभिक कि इस मामले में अपील को सुनने की क्षेत्राधिकारिता है या नहीं। स्थानीय क्षेत्राधिकारिता की जो उसके ज्यूरिसडिक्शन में है, तो उसका स्थानीय बनता भी है या नहीं बनता है। अब इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका जो बेस है ना सेक्शन 9 में, देखिए बेर एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 दिया हुआ है। इससे हम क्या समझते हैं? ये सिर्फ एक याद करने के लिए कंटेंट है, बट इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो छुपी हुई है वो ये वाला पोर्शन है हमारा, जो बात करता है दीवानी प्रकृति के वाद की एक तरह से संपूर्ण परिभाषा को परिभाषित कर देता है। अब हमने इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे वाद जिसमें किसी महत्वपूर्ण अधिकार के प्रवर्तन की मांग की गई है, जैसे अधिकार के प्रवर्तन की मांग की जाती है, महत्वपूर्ण अधिकार के प्रवर्तन की मांग की जाती है। अभी महत्वपूर्ण अधिकार के प्रवर्तन की मांग क्या है? कौन से अधिकार? मान लीजिए सपोज करिए मेरी प्रॉपर्टी है, उस पे किसी ने कब्जा कर लिया, तो मैं क्या चाहूंगा? मेरा अधिकार क्या है? मैं चाहता हूं कि मेरी प्रॉपर्टी इस पे से कोई कब्जा छोड़ दे, तो मेरे लिए यही अधिकारों का प्रवर्तन है। मैं मांग कर रहा हूं कि इससे रिलेटेड ये मेरा मुद्दा है, कि मुझे ये दीजिए, तो मैं रिलीफ क्या मांग रहा हूं? दंड का प्रावधान नहीं है सिविल केसेस में। रिलीफ, कंपनसेशन जो आप मांगते हैं आप वो मांगिए, वही कोर्ट देगा, उसी को हम सिविल नेचर का सूट कहते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा के कुछ माने हैं, वो माने हैं कि दीवानी प्रकृति के वाद, जैसा हमने पहले बताया कि जिसमें महत्वपूर्ण अधिकारों के प्रवर्तन की मांग की जाती है। किस चीज की मांग की जाती है? अधिकारों के प्रवर्तन की मांग। वो ऐसे अधिकार है जिसके अंतर्गत कंपनसेशन और रिलीफ ठहरे हुए हैं। दूसरा, इस बात का निश्चय, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूसरा इस बात का निश्चय कि कोई वाद सिविल प्रकृति का वाद है नहीं, वाद के पक्षकारों की हैसियत पर नहीं बल्कि वाद की विषय वस्तु पर निर्भर करती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है कि इस बात का निश्चय, मान लीजिए कोर्ट ने कोई निश्चय दिया है, कोई भी डिसीजन दे दिया कोर्ट ने सिविल प्रकृति के वाद में, अब उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यह है कि वह वाद सिविल प्रकृति का है या नहीं। तो यही अगर कोर्ट ने किसी मामले पे कोई निर्णय दिया और अभी भी हम आधार ये बना रहे हैं कि भाई ये मामला सिविल प्रकृति का है या नहीं, तो ये तो मामला फिर उल्टा ही बढ़ गया पूरा।
हमने तो जहाँ अधिकारों की मांग करी थी, अब क्वेश्चन हमने लगा दिया कि अरे ये जो वाद सुन रहे था ये तो सिविल प्रकृति का वाद है ही नहीं, ये कंटेंट अभी जीरो है। क्यों? क्योंकि वाद के पक्षकारों की हैसियत ये डिसाइड नहीं करेगी कभी। क्या क्या डिसाइड नहीं करेगी? कि वाद की विषय, बल्कि वाद की विषय वस्तु पर निर्भर करती है कि वह सिविल प्रकृति का वाद है या नहीं। मान लीजिए मैं कह रहा हूं, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा कि ये सिविल नेचर का सूट नहीं है। अगर उसकी विषय वस्तु, उसकी कंटेंट ऐसी है कि वो सिविल प्रकृति का, सिविल नेचर का सूट है, तो सिविल नेचर का सूट ही मानेगा कोर्ट उसको। दूसरा, जो और भी इंपॉर्टेंट चीज निकल जाती है कि एवं इस प्रकार के वाद में जो सिविल प्रकृति का वाद है, देखिए हमने भी बात करी कि कोई वाद सिविल प्रकृति का वाद है या नहीं है, उसको डिसाइड कौन करता है कोर्ट में? उसकी वाद की विषय वस्तु। तो कोर्ट उसको देखता है कि विषय वस्तु क्या है, सिविल प्रकृति के मुआने पर सेट बैठ रही है या नहीं। यदि हाँ तो सिविल नेचर का सूट है। परंतु मुख्य विचारणीय प्रश्न, मतलब ट्रायल के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, जो विचारणीय क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो यदि किसी वाद के मुख्य विचारणीय प्रश्न, मान लीजिए सिविल प्रकृति का वाद है। अब सिविल प्रकृति का वाद, पहली बात तो हमने क्वेश्चन यही लगा दिया कि ये वाद सिविल प्रकृति का है या नहीं है। दूसरा, इससे कोई मायने नहीं कि सिविल प्रकृति का मैं कह रहा हूं, मैं पार्टी का पक्ष का, मैं पार्टी, कुछ मायने नहीं, बट उसका कंटेंट ऐसा है कि हाँ विषय वस्तु उसकी ऐसी है कि वो सिविल प्रकृति का वाद नजर आ रहा है कोर्ट को, तो दैट इज द पार्ट ऑफ सिविल नेचर। तो वो क्या माना जाएगा? वो सिविल प्रकृति का वाद ही मानेगा कोर्ट। पर उस वाद में ही जो उसको सिविल प्रकृति का मान चुका है, वो मुख्य विचारणीय प्रश्न, जो कि मींस वो जो मुख्य विचारणीय प्रश्न है वो कैसा है? वो यदि किसी वाद में प्रश्न जातिगत है, धार्मिक कृत्यों पर या धार्मिक कर्मों से संबंधित है, तो वह सिविल प्रकृति का वाद नहीं होगा। लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यदि प्रश्न जातिगत है, धार्मिक कृत्यों पे है, धार्मिक कर्मों पर है, अभी हमने बात करी थी, यदि कोई वाद ऐसा अधिकार इसमें धार्मिक कृत्यों कर्मों संबंधी प्रश्नों पर पूर्ण रूप से आधारित है, वो सिविल प्रकृति का बात है। लेकिन यह माना गया है, लेकिन उसमें कंटेंट क्या होना चाहिए? उसका नेचर विधिक होना चाहिए, ना कि सामाजिक स्तर का, जो कि हमारा लिंक करता है जातिगत मामलों से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो मैं बोल रहा हूं। अब ये लाइन में हमारे द्वारा कही गई है ना, ये क्या है कि जातिगत मामले कायदे में तो सिविल प्रकृति के होते ही नहीं, बट वो एक तरह से होते हैं। यदि सामाजिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो सिविल प्रकृति का वाद नहीं है, बट अगर लीगली रूप से हनन हो रहा है तो सिविल प्रकृति के वाद माने जाएंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी जाति के अनुसार आपको किसी ने खाने पर, भोज पर आमंत्रित किया, फिर वो आपको भोज नहीं कर रहा, खाना नहीं दे रहा, तो सिविल प्रकृति का सूट है। कोर्ट में कहेंगे सकते जी मुझे इसका कंपनसेशन चाहिए, नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा। बट जाति में से कोई आपको निष्कासित कर रहा है तो वो बात सिविल प्रकृति का है, वो सिविल नेचर का सूट है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे कस्टम के हिसाब से, अब देखिए जातियों में शादियां होती है, ये हमारे कस्टम है, रूढ़िवादी से रूढ़िवादिता कह लें, रीति रिवाज कह लें, तो क्या एक कस्टम है, हमारे समाज का एक ढांचा है ये। और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, पूरा समाज ही ताने बाने में बुना हुआ है। जबकि जातिगत भोज में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई किसी को खाना नहीं खिला रहा, बुला लिया, या फिर उसने कहा था कि आपकी हलवा पूरी की दावत है, हलवा पूरी की जगह हम दे देते कोल्ड ड्रिंक लाके, तो वो ये नहीं कहेगा जी हमारा, मुझे तो ये कहा था खाने के लिए, ये बोल दिया। नहीं, ये कोई मायने नहीं है। तो इसमें बहुत पूरा कंटेंट जो डिपेंड करता है। हम सिर्फ सिविल नेचर की बात करते हैं और हमने इतना सारा बोल लिया, हमने क्षेत्राधिकारिता की बात कर दी, हमने विधिक नेचर की बात कर दी, इतना सारा कुछ बोलने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही कंटेंट निकल के आता है कि सिविल नेचर का सूट कौन सा है। सिविल नेचर का सूट वो है जिन मामलों की, जिन दीवानी प्रकृति के मामलों को कोर्ट विचारण कर सकता है और उसकी अधिकारिता प्राप्त रखता है, तो वो सिविल नेचर का सूट है, पहला। दूसरा ये कि जिन मामलों को, सिवाय उन वादों के जिनको अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से जो वाद वर्जित हैं, उनको नहीं सुनेगा, वो सिविल प्रकृति के वाद नहीं मानेंगे। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? पद संबंधी या संपत्ति संबंधी अधिकार प्रतिपादित हैं
तो सिविल प्रकृति का वाद है। लेकिन धार्मिक कृत्यों और धार्मिक कर्मों से संबंधित प्रश्न जिसमें पूर्ण रूप से निर्णित है, अवधारित है, वो अविलंबित है, तो वो भी सिविल नेचर का सूट है। दूसरा एक्सप्रेशन 2 कहता है कि यदि उस पद को लेकर कोई फीस है या नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि उस पद को लेकर कोई फीस हो या ना हो, इसके कोई मायने नहीं है। पद के लिए जरूरी नहीं कि मुझे पद पे हूं मैं किसी, तो मुझे वहां फीस मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसे वो उस पद पे तो है बट उसे कोई फीस नहीं मिल रही उसकी, वो उसका कोई पैसा नहीं ले रहा, तो ऐसा उसमें कोई दावपेच नहीं चलेगा। उसमें कोर्ट कह देगा नहीं इससे संबंधित है, वो किसी पद पर है, इतना काफी है। तो ये हमारा बात करता है सेक्शन 9। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमने बोल दी कि मुख्य विचारणीय प्रश्न। किसी भी वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न उसकी विषय वस्तु पर आधारित होगा, ना कि किसी पार्टीज की हैसियत पर आधारित होगा, जैसा कि हमने लिखा हुआ है। तो एग्जैक्टली उसकी जो क्षेत्राधिकारिता है उसकी भी हमने बात कर ली कि आर्थिक, विषय वस्तु, अपीलीय और स्थानीय क्षेत्राधिकारिता। तो ये पूरा कंटेंट डिपेंड ऑन है कि कौन से वाद सिविल प्रकृति के वाद होंगे। अब हमने यहाँ बात की थी कि जातिगत धार्मिक कृत्य धार्मिक कर्मों की, जाति पे हमने सॉल्यूशन एग्जांपल के सहित दे दिया। धार्मिक कृत्यों और कर्मों से संबंधित बात सिविल प्रकृति होंगे, परंतु जब गौण रूप से विचारणीय प्रश्न कोई जाति धार्मिक से संबंधित है, जाति या धार्मिक कार्यों से संबंधित है, सिविल प्रकृति का वाद है। गौण रूप से, गौण रूप से का मतलब है कि यदि मान लीजिए जो हमने एग्जांपल दिया था कि वैसे तो धार्मिक कर्म और कृत्य माने गए हैं, परंतु जैसे मान लीजिए पूजा का अधिकार है, पूजा करने का मेरा अधिकार है, मैं किसी भी देवता, किसी भी चीज, किसी की भी मैं पूजा कर सकता हूँ, बट पूजा से करने से मुझे कोई रोकता है तो मेरे सिविल प्रकृति का वाद होगा ही। बस इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया और कुछ नहीं है। बाकी इसमें जो रिलेट करते हैं इससे, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिविल प्रकृति के वाद कौन कौन से होंगे, सिविल प्रकृति के वाद कौन से नहीं होंगे, इससे जुड़े हुए केसेस कौन कौन से। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है पीएमए मेट्रोपॉलिटन वर्सेस एमएम मार्थोमा का केस है, धूलाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है, एंड कई बहुत सारे केस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आज के लिए इतना ही है क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो इसमें सिर्फ इतना ही कर लेते हैं। बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि क्षेत्राधिकार के माध्यम से किन किन प्रकारों को ले सकते हैं हम, आर्थिक हो गया, विषय वस्तु हो गया, अपीलीय और स्थानीय। और इसमें क्षेत्राधिकार में कंटेंट हो रहा है कि वाद को, अपील को या आवेदन को ग्रहण करने के बाद उसको निर्णय करने की जो शक्ति होगी वो क्षेत्राधिकार की शक्ति कहलाती है। वही क्षेत्राधिकार है भाई। मान लीजिए कोई कोर्ट है, वो किसी वाद को सुन सकता है, किसी अपील को भी सुन सकता है, वाद से मतलब है सुर को सुन सकता है, अपील को सुन सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन आवेदन को ग्रहण कर सकता है और उस पर वो अपना निर्णय दे सकता है। यही क्षेत्राधिकारिता है। तो दोस्तों थैंक यू। सेकंड वीडियो नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे, उसमें इंपॉर्टेंट केसेस, पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट किस प्रकार का है, वो कैसे लिखना है, उसके बारे में हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। तो थैंक यू ऑल, और अपने कमेंट्स प्लीज देते रहें ताकि हम भी उसमें शुद्धिकरण करते रहें। थैंक यू।